गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। है ना, हम बायोटेक यूनिट खत्म किए हैं और अब नया लास्ट यूनिट आपके 12th क्लास में इकोलॉजी यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इकोलॉजी यूनिट में हमारे पास टोटल 3 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर हमारे पास है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद इकोसिस्टम और लास्ट में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। है ना, तो ये 3 यूनिट को देखेंगे अपन 3 चैप्टर को। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट का नाम क्या है? इकोलॉजी। तो सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज इकोलॉजी। है ना, इकोलॉजी है क्या चीज? तो इकोलॉजी जो वर्ड है ना, वो टेंसले बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, टर्म दिया था इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। है ना, आपस में ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसी इंटरेक्शन को, इसी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। किसके किसके बीच इंटरेक्शन होगा? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन होगा, ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर। है ना, पूरे आप सोचो कि इकोसिस्टम में 2 ही फैक्टर है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग फैक्टर और बायोटिक मींस लिविंग फैक्टर्स, राइट, लाइक ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा? पास टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सनलाइट। है ना, ये सब जितने फैक्टर है ये क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स हैं। सॉइल, है ना, पत्थर, ये सब एबायोटिक फैक्टर है। तो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक टू बायोटिक एंड ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर कि टेम्परेचर के क्या रिस्पांस है ऑर्गेनिज्म पे, लाइट से क्या रिस्पांस है ऑर्गेनिज्म का। है ना, तो बायोटिक टू एबायोटिक इंटरेक्शन भी है और एबायोटिक एबायोटिक आपस में भी इंटरेक्शन है कि वाटर का प्लांट पे क्या प्रभाव है। ठीक है, वाटर का सॉइल पे क्या इफेक्ट है ना, वाटर का अपने चट्टान कैसे टूटते हैं, वेदरिंग, रॉक वेदरिंग पे क्या इफेक्ट है। तो एबायोटिक एबायोटिक का भी इंटरेक्शन है। तो कुल मिला के इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के बीच का इंटरेक्शन का जो स्टडी है उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। है ना, जैसे आप ये समझो, ये बायोटिक टू एबायोटिक इंटरेक्शन, एबायोटिक एबायोटिक आपस में इंटरेक्शन, एबायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शन, बायोटिक एंड बायोटिक इंटरेक्शन एंड बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन। ऐसे इंटरेक्शन, ये पूरा जो स्टडी है इसका, है ना, स्टडी ऑफ दिस इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, बिल्कुल आपको चैप्टर के स्टार्ट होने में सामने एक साइंटिस्ट का फोटो दिया हुआ है बेटा, है ना, यूनिट इकोलॉजी जहां लिखा है वहीं पे दिया हुआ है, रामदेव मिश्रा। है ना, रामदेव बाबा नहीं बेटा, रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है, नॉट वर्ल्ड का बोल रहे हैं हम, इंडियन इकोलॉजी का फादर बता रहे हैं आपको, रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। क्लियर? इकोलॉजी में हम क्या पढ़े बेटा? इकोलॉजी में भी लेवल्स है ना, कौन से लेवल में आप स्टडी कर रहे हो इकोलॉजी का? आप बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन, क्या आप ऑर्गेनिज्म लेवल में स्टडी कर रहे हो, क्या पॉपुलेशन लेवल पे कर रहे हो, कम्युनिटी लेवल पे कर रहे हो, बायो लेवल पे कर रहे हो? तो अलग अलग लेवल है स्टडी करने का भी, है ना। तो इस लेवल्स बटा हुआ है, जैसे कि कौन कौन सा लेवल है? जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल, उसके बाद ऑर्गेनिज्म से ऊपर जाओगे तो क्या बनेगा? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, और कम्युनिटी के और ऊपर जाओगे तो बनेगा आपके पास बायोम। है ना, बड़ा एरिया, जैसे कि डेजर्ट, टुंड्रा, रेन फॉरेस्ट, ऐसे बड़े बड़े एरिया को अपन क्या कहते हैं बेटा? ग्रासलैंड्स क्या कहते हैं? बायोम्स कहते हैं। तो सबसे लो लेवल ऑफ इकोलॉजी कौन सा है बोलने से आप आंसर करोगे, ऑर्गेनिज्म इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। है ना, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, हाईएस्ट लेवल क्या है? बायो, याद रखना है इसको, हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। लोवेस्ट लेवल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिज्म से आप आगे बढ़ते हो तो पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर आगे बढ़ोगे तो आप कम्युनिटी इकोलॉजी स्टडी करते हैं, और कम्युनिटी के ऊपर जाओगे तो बायोम इकोलॉजी स्टडी करते हैं। तो लेवल से इकोलॉजी स्टडी करने का भी, तो ये 4 लेवल्स हैं। क्लियर है? इस 4 लेवल में हम स्टडी करते हैं। आप एग्जांपल के लिए समझो, जब आप ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी स्टडी करोगे तो आप क्या क्या पैरामीटर स्टडी करोगे वहां पे? तो ऑर्गेनिज्म जब आप स्टडी कर रहे हो तो ऑर्गेनिज्म का माइग्रेशन, माइग्रेशन कौन करता है? ऑर्गेनिज्म करता है, उसका माइग्रेशन देख सकते हो। एडाप्टेशन, क्या क्या बदलाव हुआ, एडाप्टेशन हुआ, वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी करते हैं। बर्थ, डेथ, ठीक है, बर्थ और डेथ किसका होता है? ऑर्गेनिज्म का बर्थ और डेथ होता है ना, जिंदा होना मरना ये किसका होता है? ऑर्गेनिज्म का होता है।
और बर्थ, डेथ रेट, एडाप्टेशन, माइग्रेशन, ऐसे पैरामीटर्स को आप ऑर्गेनिज्म लेवल में स्टडी करते हो। तो पॉपुलेशन लेवल में आप क्या स्टडी करोगे? पॉपुलेशन लेवल पे हम बर्थ स्टडी नहीं करते, हम बर्थ रेट बताते हैं वहां पे, है ना। बर्थ किसके लिए स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिज्म के लिए। एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, डेथ होता है। पॉपुलेशन का बर्थ डेथ नहीं होता है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है, दर होता है ना। जन्म दर, मृत्यु दर कितना है, वो पॉपुलेशन के बारे में बोलते हैं। किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का आप बोल सकते हो कि इसका जन्म दर इतना है, मृत्यु दर इतना है, नहीं, वो एक पॉपुलेशन के लिए बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्वेश्चंस आपको यहीं से आएंगे, है ना। बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया, सेक्स रेशियो कि मेल टू फीमेल पर कैपिटा मेल में कितने फीमेल हैं, 1000 मेल में कितने फीमेल हैं एक एरिया में, सेक्स रेशियो बोलते हैं इसको। ग्रोथ रेट, है ना, वृद्धि की दर क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, ये आप कहाँ स्टडी करोगे? पॉपुलेशन पे। जितना भी रेट वाला चीजें सब कहाँ? पॉपुलेशन में। एज पिरामिड, एक पॉपुलेशन में अलग अलग एज के कितने ग्रुप में बटे हुए हैं, डिफरेंट एज के, है ना। जैसे मान लो कि प्यूबर्टी से पहले 0 से 12 वाले कितने हैं, फिर 12 से 45 मेनोपॉज तक वाले कितने, और 45 के ऊपर वाले कितने हैं, ये कहाँ ड्रॉ करोगे? पॉपुलेशन लेवल में ड्रॉ करोगे ऐसा ग्राफ। तो एज पिरामिड भी आप कहाँ स्टडी करोगे? पॉपुलेशन में। इंटरेक्शन, क्या एक आदमी अपने से खुद से इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं, पॉपुलेशन लगता है। इंटरेक्शन किसके बीच होता है? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म होता है। तो इंटरेक्शन आप कहाँ स्टडी करोगे? पॉपुलेशन लेवल में स्टडी करोगे। क्लियर है? और ऐसे ही फिर कम्युनिटी में कुछ चीज स्टडी करते हैं, बायोम्स में फिर कुछ स्टडी करते हैं। बायोम्स एग्जांपल डेजर्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। क्लियर है? हमको इस चैप्टर में बेटा पहले क्या होता था, जब एनसीईआरटी का जब ये पहले चैप्टर था लास्ट ईयर, तो हमको ये पढ़ना पड़ता था पहले ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, कि इसमें हम पढ़ते थे माइग्रेशन, एडाप्टेशन, एबायोटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द एडाप्टेशन, ये सब हम पढ़ते थे। अभी क्या किया इस साल, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया है और इस साल सिर्फ हमको पढ़ना है पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी। इस साल सिर्फ क्या पढ़ना है हमको? पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी पढ़ना है। ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, बट इतना मिनिमम डिटेल याद रहना चाहिए कि लोएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म लेवल, देन इट इज पॉपुलेशन लेवल, देन कम्युनिटी, देन बायो। हाईएस्ट लेवल कौन सा है? बायो है। ये सीक्वेंस आपको इकोलॉजी का स्टडी करने का जो सीक्वेंस है उसको याद रखना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को चेक करते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी हम स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन के कुछ क्या होते हैं बेटा? एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि पहला हम क्या देखेंगे? बर्थ रेट, है ना, बर्थ रेट। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? बर्थ रेट, है ना। व्हाट इज द पर कैपिटा बर्थ फ्रॉम एन इंडिविजुअल, फ्रॉम ए पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट, है ना। पर कैपिटा बर्थ, पर कैपिटा बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल is known as birth rate। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट बोलते हैं कि कितने इंडिविजुअल में कितने लोग पैदा हुए। एग्जांपल इसको हम समझें, एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे देखिए आप इसका एग्जांपल बर्थ रेट का। बर्थ रेट किसका पैरामीटर है? पॉपुलेशन का। ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? बर्थ बोलते हैं, बस रेट नहीं बोलते। ठीक है, तो रेट बताते हैं जब, तब पीछे में पर लगाया जाता है कि पर कितने लोग में से 2 लोग पैदा हुए, रेट लगाया। क्लियर? एक एग्जांपल आपको दे तो एग्जांपल 20 लोटस एक लेक में था, 20 लोटस एक लेक में था। क्लियर है? एक लेक है, तालाब है, वहां पे कितना लोटस है? 20 लोटस। आफ्टर 1 ईयर कितना? आफ्टर 1 ईयर हम देखें तो उसमें 8 न्यू लोटस वर फॉर्म, 8 न्यू लोटस वर फॉर्म। कितने लोटस नए बन गए? 8 न्यू लोटस। कमल का फूल है ना, पहले 20 था, 1 साल बाद हमने देखा कितना हो गया? 28 हो गया, मतलब 8 नया लोटस बन गया। तो व्हाट इज द बर्थ रेट? यहाँ पे बर्थ रेट क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो
इसको हमको कैसे बताना है बेटा कि नया लोटस कितना है 8 न्यू लोटस। ये 8 न्यू लोटस कितने ने दिया है? तो पहले कितने थे 20 लोटस थे। यही 20 लोटस ने क्या किया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, पॉलिनेशन हुआ होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा और 8 न्यू लोटस बने होंगे। तो ये 8 न्यू लोटस कितने लोटस ने बनवाया है? 20 लोटस ने बनवाया है। क्लियर? पर ईयर सही है। तो बर्थ रेट निकालेंगे तो इसको हम काट लेते हैं 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो ये हो गया 2/5। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.4 आएगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे 0.4 लोटस 0.4 इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर। 0.4 इंडिविजुअल है ना, 0.4 इंडिविजुअल या फिर 0.4 लोटस पर ईयर है ना। आपने 20 लोटस से डिवाइड किया था तो 20 लोटस को डिवाइड कर दिया, मतलब अब एक लोटस से कितना लोटस बन रहा है 0.4 लोटस बन रहा है। क्लियर? तो ये है आपका बर्थ रेट 0.4 इंडिविजुअल या फिर लोटस बोल लो न्यू लोटस पर ईयर। टाइम लिखेंगे लास्ट में। क्लियर है? बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे। ऐसे ही अगर आप बनाए एक और एग्जांपल आप देखो डेथ रेट का। दूसरा कौन सा पैरामीटर है डेथ रेट। दूसरा क्या एग्जांपल है आपके पास डेथ रेट। डेथ रेट का एग्जांपल देखते हैं। ठीक, डेथ रेट में समझो मान लो इन ए लैब ठीक है फ्रूट फ्लाई मतलब आपको याद है वही आंख के सामने जो मक्खी आता है फ्रूट में बैठता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। फ्रूट फ्लाई का नंबर जो है वो कितना है मान लेते हैं 20 था। कितना था 20 था। इस 20 में से आफ्टर 1 वीक क्या हो गया 8 ड्रोसोफिला डाइड। 8 ड्रोसोफिला क्या हो गए डाई हो डेथ हो गए है ना। 8 ड्रोसोफिला क्या हो गए मर गए। पहले कितने थे 20 थे और एक सप्ताह बाद आफ्टर 1 वीक 8 ड्रोसोफिला डाइड। तो व्हाट इज द डेथ रेट? डेथ रेट कितना है? तो 8 मरे हैं डिवाइड बाय पहले कितने थे 20 में से 8 मरे। क्लियर है? 8 डिवाइड बाय 20 इसको करेंगे सेम ऐसे ही आएगा। कितना आ जाएगा 0.4 इंडिविजुअल मरे हैं इंडिविजुअल पर व्हाट पर आपने डिवाइड किया 20 से तो पर ड्रोसोफिला पर वीक। ये आपका डेथ रेट। क्लियर? ये आपका क्या हो गया डेथ रेट हो गया। आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है डेथ रेट को वो याद रखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एग्जांपल जैसे 8/20 किए मतलब 20 ड्रोसोफिला से आप डिवाइड कर दिए, मतलब आप क्या निकाल रहे हो आप एक ड्रोसोफिला के पीछे कितने ड्रोसोफिला मर गए ये निकाल रहे हो। क्लियर है? तो जो आंसर आएगा 0.4 इंडिविजुअल मरे पर ड्रोसोफिला। एक ड्रोसोफिला के पीछे कितने मर गए 0.4। तो 0.4 इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। एक सप्ताह में इतना हुआ। क्लियर है? ये आपका डेथ रेट है। वैसे ही ये बर्थ रेट है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप ऐसे ही सॉल्यूशन करके ऐसे आंसर निकालोगे। क्लियर है? बर्थ रेट देखे, डेथ रेट देखे, ये किसका हम क्या देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन देख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। तीसरा आप क्या देखोगे सेक्स रेशियो। तीसरा आप क्या देखोगे सेक्स रेशियो। ठीक है? सेक्स रेशियो क्या है बेटा? इट इज अ परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल रेशियो को हम क्या बोलते हैं सेक्स रेशियो बोलते हैं। मेल टू फीमेल रेशियो को हम क्या बोलते हैं सेक्स रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 984 फीमेल्स पर 1000 मेल मतलब क्या है ना। एग्जांपल देखें 984 फीमेल पर 1000 मेल
पर 1000 मेल। इसका मतलब ये है कि 1000 मेल के पीछे 984 फीमेल है। और ये क्या है, सेक्स रेशियो है। रेशियो मतलब अनुपात, है ना। ये अनुपात के रूप में बताओगे आप कि 1000 मेल के पीछे कितने फीमेल है, 100 मेल के पीछे किसको, रेशियो किसी भी फॉर्म में आप जरूर नहीं कम से 1000 लेके बताओ, 100 के पीछे भी बता सकते हो। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, सेक्स रेशियो। बर्थ रेट देखे, डेथ रेट देखे, उसके बाद क्या देखे, सेक्स रेशियो देखे। क्लियर है। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, अब समझ रहे हैं इस बात को। हम अब क्या करने वाले हैं कि एक पॉपुलेशन में अगर मैं एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके पॉपुलेशन को एक ग्राफ बनाऊं, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके, तो उससे जो ग्राफ बनेगा वो पिरामिड शेप का होता है, जिसमें नीचे चौड़ा होता है और ऊपर क्या होता है, नैरो होता है ना। बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है, और एपेक्स क्या होता है, नैरो होता है। ऐसा कुछ पिरामिड शेप का बनता है। कब, जब मैं एज को एक पॉपुलेशन में एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके उनको क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ, तब एक पिरामिड शेप इज ऑब्टेन्ड एंड दिस टाइप ऑफ पिरामिड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज पिरामिड बोलते हैं। क्लियर क्लियर। तो उसको हम देखेंगे आगे। आप इसको एक मिनट देखिए, है ना, फिर आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर हम क्या देख रहे हैं, एज पिरामिड। ठीक है, एज पिरामिड हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि when in a population graph is plotted with different age group, it results in a structure of pyramid, and this is known as age pyramid, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड बोलते हैं। क्लियर। क्या बोलते हैं, हमें एक पॉपुलेशन में हमने क्या किया, डिफरेंट एज वाइज क्या हमने किया, ग्रुपिंग किया, और ग्रुप करके अलग अलग एज को ग्रुप करके हमने क्या कर दिया, प्लॉट बना दिया कि सर ये 0 से 12 वाले इतने हैं, 12 से 45 वाले इतने हैं, और 45 से 60 वाले इतने हैं। ऐसे हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। तो ये जो ग्रुपिंग हमने किया है और इसको जो प्लॉट किया, 0 से 12 में इतने थे, फिर इतने थे, ये जो ऐसा जब ग्राफ बनाएंगे इससे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर निकलता है ना। इट रिजल्ट्स, आप देखें ना, इट रिजल्ट्स इन ए स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड एंड दिस इज नोन एज एज पिरामिड। एज पिरामिड आपको 3 टाइप का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये 3 ही टाइप का होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा, सबसे पहला आपके पास है एक्सपेंडिंग टाइप का, एज पिरामिड। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपके पास है स्टेबल टाइप का,
ठीक है। और तीसरा कैसा है, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो नाम समझ लो, एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंड हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है ना, आगे जाके और नंबर बढ़ने वाला है, ऐसे पॉपुलेशन को आप क्या बोलोगे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बोलोगे। क्लियर। स्टेबल पॉपुलेशन मतलब ठीक है बराबर चल रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, स्टेबल है। और डिक्लाइनिंग मतलब कम हो रहा है, आगे जाके इनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी भी कंट्री का अगर पॉपुलेशन आगे जाके भविष्य में कम होने वाला है तो वो किस टाइप का एक पिरामिड बनेगा, उस कंट्री का डिक्लाइनिंग टाइप का बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे एक्सपेंडिंग। हमने क्या किया बेटा, हमने पॉपुलेशन में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। हमने ग्रुपिंग किया, कैसे ग्रुपिंग किया, हमने किया प्री रिप्रोडक्टिव, प्यूबर्टी आता है 12 से 14 एज में प्यूबर्टी आता है, राइट। प्यूबर्टी से पहले जो बच्चे हैं पूरे 0 टू लेके 12 तक, उसको हमने क्या मान लिया, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले। और 12 टू 45, 12 से प्यूबर्टी चालू, 45 में मेनोपॉज, वहां तक लगभग हमने क्या मान लिया, रिप्रोडक्टिव ग्रुप मान लिया। और 45 के ऊपर क्या मान लिया हमने, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। 3 ग्रुप में हमने क्लासिफाई कर दिया, और इस 3 ग्रुप में कितने लोग हैं उसको काउंट करके हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो एक्सपेंडिंग का ग्राफ कैसा दिखेगा इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका समझो कि सबसे पहले नीचे में ये आपका कौन सा हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव, सबसे नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद ऊपर गए आप तो आपके पास ये ऐसा है रिप्रोडक्टिव, ये वाला कौन सा हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ग्रुप, सेकंड नंबर। और ऊपर जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, कैसा, ये कौन सा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये प्री रिप्रोडक्टिव सबसे नीचे वाला देखो कैसा है, इसको ऐसे बनाते जाओगे तो ये कुछ ऐसा पिरामिड जैसा, कैसा दिख रहा है बेटा, पिरामिड जैसा दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल पिरामिड जैसा, ध्यान से देखना। सबसे नीचे प्री रिप्रोडक्टिव मतलब 0 टू 12 वाले, उसके बाद मतलब बच्चे, उसके बाद ऊपर गए रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव के ऊपर गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, एक्सपेंडिंग टाइप वाला जो ग्राफ है, इसमें ये देख रहे हो कि प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव है, थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव में क्या हुआ है, थोड़ा कमी आया है। अगर इतने बच्चे थे तो आगे जाके बराबर रहना चाहिए था, कम क्यों हुआ, है ना, कम क्यों हुआ, क्योंकि बेटा मेडिकल फैसिलिटी की कमी है, तो कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। इसीलिए क्या हुआ, जितना प्री रिप्रोडक्टिव था वो आते आते रिप्रोडक्टिव एज में थोड़ा कम हो गया, और रिप्रोडक्टिव के ऊपर गए तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी क्या है, कम है। क्लियर। अब इस ग्राफ में आप समझो, अब ये प्री रिप्रोडक्टिव आगे जाके रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आएंगे, सही बात है, रिप्रोडक्टिव ग्रुप बड़ा है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आएंगे, आगे जाके मतलब भविष्य में भी रिप्रोडक्टिव ग्रुप बड़ा है, जो मतलब आगे जाके रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आएंगे 12 to 45 में, तो रिप्रोडक्शन आगे होगा तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना। इसीलिए किस टाइप का है, एक्सपेंडिंग टाइप का है। ये कौन से कंट्री का एग्जांपल है, एक्सपेंडिंग टाइप का ग्राफ कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा नाइजीरिया में मिलेगा एग्जांपल के लिए, और सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको इंडिया में इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिया में एज पिरामिड ग्राफ बनाते हो कि प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं, रिप्रोडक्टिव वाले कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं, तो आपको इस तरीके का पिरामिड शेप मिलेगा बराबर, सबसे नीचे बेस सबसे बड़ा रहेगा, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव। क्लियर है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव आगे जाके रिप्रोडक्टिव में आएंगे तो पॉपुलेशन तो आगे भविष्य में बढ़ना है ना। तो ये किसका ग्राफ है, इंडिया का। थोड़ा कमी क्यों आया, मेडिकल फैसिलिटी ये सब थोड़ा कमी है बेटा, तो उस डेवलपिंग कंट्रीज है ना, कंप्लीटली डेवलप्ड तो नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो थोड़ा फैसिलिटी की कमी के कारण थोड़ा बहुत डिक्लाइन यहाँ पे आता है, लेकिन ये एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन है, आगे जाके भविष्य में पॉपुलेशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव एज वाले पॉपुलेशन लोग क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। क्लियर। दूसरा देखते हैं स्टेबल टाइप, स्टेबल कैसा होगा, स्टेबल देखते हैं, स्टेबल कैसा हो। स्टेबल में समझना, ये आपका क्या हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है।
और ये आपका लगभग लगभग बराबर, ज्यादा कोई कमी नहीं आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ऐसे करके ये आपका क्या ले लिए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना। मतलब 45 to 60 वाले, 70 जितना भी आ सकते हैं, 70, 90, 100 जो भी आएंगे, ये आपका रिप्रोडक्टिव वाले। और ये कैसा है, ये आपका है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब 0 to 12 वाले, और ये 12 to 45 वाले, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं बेटा हम, इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव लगभग इक्वल है किसके, रिप्रोडक्टिव के, लगभग कैसा है, इक्वल है रिप्रोडक्टिव के। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी ज्यादा एकदम कम नहीं हो रहा है, लगभग क्या है, स्टेबल टाइप का एक ग्राफ बन रहा है, ये एकदम पिरामिड नहीं बन रहा है इस तरीके का, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है बेटा, है ना। लाइक अमेरिका, यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, प्री रिप्रोडक्टिव लगभग रिप्रोडक्टिव के बराबर है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी अच्छे खासे है। एक स्टेबल पॉपुलेशन है, ना एकदम बढ़ने वाला है ना एकदम घटने वाला है। क्लियर। किस टाइप के कंट्री में दिखेगा आपको ऐसा एग्जांपल, इसमें क्या देखे बेटा कि प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू पोस्ट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव ग्रुप, रिप्रोडक्टिव ग्रुप, है ना। मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है, सही बात है। ऐसा एग्जांपल कहां देखने को मिलेगा आपको, यूएसए में देखने को मिलेगा, अमेरिका जैसे कंट्री में आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। किस टाइप का, स्टेबल टाइप का एज पिरामिड, है ना। स्टेबल टाइप का एज पिरामिड आपको कहां देखने को मिलेगा, यूएसए में देखने को मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसी कारण आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। क्लियर। और तीसरा कैसा है, तीसरा आपके पास है डिक्लाइनिंग वाला, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का ग्राफ कैसा होगा देखना आप, ये ऐसा, ये आपका हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, ये आपका कैसा हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव के ऊपर ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव के ऊपर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये आपका सबसे नीचे वाला ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये आपका क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव, और ये है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसमें आप क्या देख रहे हो बेटा, इसमें आप ये देख रहे हो कि सबसे नीचे वाला प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ही क्या है, सबसे कम है। रिप्रोडक्टिव ज्यादा है उससे ज्यादा अभी फिलहाल, है ना। एट प्रेजेंट कंडीशन में प्री रिप्रोडक्टिव 0 से 12 नंबर वाले बच्चे जो हैं वो कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव लगभग सब में सेम ही होता है, एक एज में धीरे धीरे उनका नंबर कम होते रहता है, सही है। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव कम है, मतलब आगे जाके आप क्या सोचोगे, अगर ये आगे जाके बूढ़े हो गए तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे। रिप्रोडक्टिव वाले जो 12 से 45 में है, आगे समय में जाके ये कहां से कहां जाएंगे, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव चले जाएंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले बढ़ जाएंगे। भाई 15, 20 साल, 25, 30 साल बाद सोचोगे, सही है। ये इधर से इधर रिप्रोडक्टिव वाले कहां पहुंच गए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इनका आज 12 से 45 में, अब 10 साल बाद सोचो 12 वाले 22 होंगे, 45 वाले 65 हो जाएंगे। क्लियर। और प्री रिप्रोडक्टिव वाले कहां आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में, और रिप्रोडक्टिव का नंबर, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है, कम है। तो ये नंबर कम है, तो आगे जाके रिप्रोडक्टिव नंबर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ग्रोथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है नंबर, है ना। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन, क्या बोल रहे हैं अपन, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर लेस देन रिप्रोडक्टिव है, देन ये किस टाइप का ग्राफ है। इससे क्या समझ में आता है कि भविष्य में यहाँ पे क्या होगा, डिक्लाइन होगा पॉपुलेशन में, है ना। क्योंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव आगे जाके क्या बनेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव बनेंगे, तो इनका नंबर पहले से कम है, ये आप पहुंच के तो कम ही रहेंगे, सही बात है। तो ये डिक्लाइनिंग टाइप का, और ये सोचो कि ये ऊपर जाएंगे तो बूढ़ों का नंबर बढ़ जाएगा, है ना, बूढ़ों का नंबर बढ़ जाएगा, जवान लोग का नंबर, बच्चों का नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे टाइप के ग्राफ को आप क्या बोलो, डिक्लाइनिंग ही तो बोलो।
जहां बच्चे रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग। यहां तो उल्टा हो गया, और इस टाइप के ग्राफ को हम एज पिरामिड में कैसे बोलेंगे, डिक्लाइनिंग टाइप का बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड। क्लियर। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको जापान में देखने को मिलेगा। ऐसा ग्राफ कहां देखने को मिलेगा, जापान में। जापान में बेटा टेंशन है, वहां उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। उनका पॉपुलेशन में आप देखोगे बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, यंगर वंस कम है। वहां पे वहां इतना ज्यादा वो मतलब समझो कि टाइम नहीं है उनके पास रिप्रोडक्शन के सब चीजों में ध्यान देने, खाली खाना है, पीना है, कमाई करना है। एकदम बहुत ज्यादा इकोनॉमी बहुत इतना ज्यादा डेवलप, ज्यादा ही डेवलप हो चुके हैं कि अब उनको एकदम जीने के लिए खाली पैसा कमाना है, उसके बिना जी नहीं पाएंगे वो। क्लियर है, बिना उसके जी नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजों को समझ ही नहीं है कि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बच्चों का नंबर कम हो जा रहा है। क्लियर है, वहां तो अवार्ड देते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बोले कि हम दो, हमारे दो पहले आए, अब धीरे से हम दो, हमारे एक आ गए, आगे जाके बोलेंगे कि बेटा करो ही मत। सही है, पॉपुलेशन कम करना है, बढ़ाना नहीं। यहाँ पे अवार्ड देंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ अवार्ड देंगे, हाँ ये लो अवार्ड। क्लियर, क्योंकि इनका पॉपुलेशन खत्म हो गया तो आगे जाके जापान जैसे देश को देखिएगा कौन भैया। सही बात, सब बूढ़े हो जाएंगे तो जापान का काम कौन करेगा। क्लियर है, तो ये जापान जैसे कंट्री का ग्राफ है डिक्लाइनिंग स्टेबल टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यूएसए में जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव लगभग इक्वल होता है रिप्रोडक्टिव में, प्री रिप्रोडक्टिव अगर कम है रिप्रोडक्टिव से तो डिक्लाइनिंग टाइप का, और यहाँ पे आपको एक्सपेंडिंग में सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होगा। ये 3 टाइप का एज पिरामिड है। प्री एक्सपेंडिंग इंडिया में, नाइजीरिया जैसे कंट्री में जो अंडर डेवलप्ड डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद स्टेबल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए है ना, जर्मनी। और ये आपको डिक्लाइनिंग टाइप का जापान में, डिक्लाइनिंग टाइप का है ना, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या होगा, कम होगा। क्लियर, तो ये 3 टाइप का आप क्या देखें, एज पिरामिड देखें। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे और क्या देखेंगे, ग्रोथ रेट की पॉपुलेशन में ग्रोथ का रेट क्या है, कैसे ग्रोथ हो रहा है, रेट क्या है उसका, है ना। ग्रोथ रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या फार्मूला होगा, किस टाइप के ग्रोथ है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको 1 मिनट देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्रोथ रेट समझने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा बेटा कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कितने टाइप का हो सकता है। तो आपको एनसीईआरटी समझा रहा है बेटा कि लगभग ग्रोथ 2 टाइप का हम मान सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। दोनों को समझेंगे कि मतलब क्या है, उसका ग्राफ देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। क्लियर, तो ग्रोथ आपके पास 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा कैसा, लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। दूसरा कैसा, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब जैसे 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 बढ़े जा रहा है, डबल हुए जा रहा है ना। जितना प्रीवियस पॉपुलेशन है उसका डबल हुए जा रहा है। इस टाइप के ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन रियल में ऐसा होता है क्या डबल हो जा रहा है। आज हम 1 करोड़ है, आप जगह ऐसे क्या हाथी का पॉपुलेशन आप देखिए क्या लगभग स्टेबल नहीं है, है ना।
जितना हाथी है लगभग उसी के आसपास ही नंबर बदलते रहता है, उसी के आसपास रहता है, ऐसा तो नहीं कि वो डबल हो गया इतना सालों में, सही है। तो डबल ऐसा रियलिटी में नहीं है ना, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पहले पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये कंडीशन बता रहा है बेटा कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्सेस मतलब फूड, शेल्टर, है ना, फूड और शेल्टर, ये सब जो रहने के लिए चीजें हैं, खाने के लिए चीजें हैं, अनलिमिटेड है, थोक में पड़ा है, नेचर में कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ऑर्गेनिज्म को कोई टेंशन नहीं है, वो कंप्लीट अपने इनेट पोटेंशियल से, है ना, इनेट पोटेंशियल से, कंप्लीट फुल पोटेंशियल से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और पॉपुलेशन का नंबर धकाधक क्या होगा, बढ़ेगा, फटाफट बढ़ेगा नंबर। क्लियर? कैसे, कब, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, कंडीशन लगा रहे हैं तब बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, ठीक है। रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, कोई कमी नहीं है, फूड शेल्टर का कोई कमी नहीं है, देन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस with their innate potential, with their innate potential, है ना, innate potential, जिसको आप मैक्सिमम पोटेंशियल भी बोलते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल, innate पोटेंशियल क्या चीज है, इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस विदाउट एनी इंटरफेयर। कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, उस कैपेसिटी को इनेट पोटेंशियल, अंदर से आने वाली पूरी क्षमता से वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। और इसको एक और नाम से आप बोलोगे बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टू रिप्रोड्यूस when resources are unlimited, resources are unlimited। जब resources unlimited हो तो मैक्सिमम एबिलिटी कितना है ऑर्गेनिज्म का, टू रिप्रोड्यूस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको पूछेगा बायोटिक पोटेंशियल, या फिर आपको पूछेगा मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन इन ए नेचर, क्या कहते हैं, तो आप बताओगे बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, इनेट पोटेंशियल कहते हैं। और इस कंडीशन में ग्रोथ जो होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। कैसा ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। हम जब ग्राफ बनाएंगे इसका तो कुछ आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इधर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं हम, इधर वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं हम टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये आपको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शुरुआत में 2 थे, 4 थे, फिर 6, 8, 16, 32, 64, 124, है ना, ऐसे बढ़ते जाए, 128, 256, 512, 1024, 2048, 5096, डबल हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, जे शेप का, एक ऐसा शेप दिख रहा है बेटा इंग्लिश में, जे शेप। कैसा ग्राफ दिखेगा, जे शेप का ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर है, कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, जे शेप का। आगे देखते हैं, मान लो हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट हम देखें तो इट इज ए dn by dt, dn by dt मतलब n को हम क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट इज n, n इज ए पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है उसको हम क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं। तो एट आफ्टर टाइम t, या फिर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज द चेंज इन रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, कैसे ग्रोथ हो रहा है, उसको अपन किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, dn by dt, मतलब चेंज इन पॉपुलेशन एट अंडर टाइम t ओवर पीरियड ऑफ टाइम t। dn by dt इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ इनटू n, इनटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। n मतलब प्रीवियस पॉपुलेशन n है, बर्थ माइनस डेथ। तो बर्थ
जो मर गए वो थोड़ी ना रिप्रोडक्शन करेंगे, तो बर्थ में से क्या माइनस कर लेना है, डेथ कर लेना है, और उसको प्रीवियस पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में था उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो dn/dt, b यहाँ पे क्या है, बर्थ है, b मतलब क्या है, बर्थ, d मतलब क्या है, डेथ, क्लियर। और dn/dt इज इक्वल टू, हम b माइनस डी को क्या मान ले रहे हैं बेटा, r मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं। तो dn/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, rn हो जाएगा, क्या हो जाएगा, rn हो जाएगा। b माइनस डी को हमने r मान लिया, r से रिप्लेस कर दिया। r यहाँ पे क्या है, इट इज ए इंट्रिंसिक रेट ऑफ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट है ना, अंदर से आने वाला रेट है नेचुरल इंक्रीज का, इंट्रिंसिक रेट है क्या, r, और r क्या है, बर्थ माइनस डेथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे आपको मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इक्वेशन अगर हम देखें, इसके लिए जो जे शेप का जो हमको ये ग्राफ मिला, इसके लिए इक्वेशन देखें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, तो आपको मिलेगा nt इज इक्वल टू n0 e टू द पावर rt। ये इक्वेशन आप याद रखोगे जे शेप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, इसके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। nt क्या है, nt पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, डेंसिटी आफ्टर टाइम t, कि t टाइम के बाद, t टाइम कुछ भी हो सकता है, साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी। n0 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट स्टार्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में जहां से आपने स्टडी करना चालू किया, स्टार्टिंग पॉइंट में ये है। ई क्या है, ई बेटा नेचुरल लॉगरिथम का बेस है, नेचुरल लॉगरिथम का क्या है, बेस है, बेस जिसका वैल्यू होता है 2.7832, ऐसा कुछ वैल्यू होता है इसका, ठीक है। और r क्या है, r इज यही जो लिखे थे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और t क्या है, t टाइम है, कि इतना टाइम बाद, कितना टाइम बाद, जो भी टाइम बाद पूछेगा वो टाइम t है। तो nt इज इक्वल टू n0 e टू द पावर rt। ग्राफ कैसा होगा, जे शेप होगा, कंडीशन क्या है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड होना चाहिए, तब ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम इनेट बायोटिक पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस करेगा। तो ग्रोथ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब जे शेप का ग्रोथ बनेगा। इक्वेशन लिखेंगे nt इज इक्वल टू n0 e टू द पावर rt। जब भी बेटा ग्रोथ लॉगरिथम फेज में, लॉगरिथम फेज में चल रहा है, मतलब लॉग फेज में, मतलब एक्सपोनेंशियल डबल हुए जा रहा है एक के बाद एक, उस समय आप लॉग फेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो e लगाए यहाँ पर, ये क्या है, लॉगरिथम का बेस है, उसके पावर में लगाए, मतलब पावर में डबल, 2 का पावर 2, 4, 8, 16, 32 डबल हो जाए, क्लियर। तो nt इज इक्वल टू n0 e टू द पावर rt, क्लियर। यही अपन खत्म करते हैं। कल हम इसको आगे लॉजिस्टिक ग्रोथ देखेंगे, समझेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेज नेचर में अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी नहीं है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता तो क्या दाल चावल ये सब का महंगाई बढ़ते रहता, क्या बढ़ते रहता, क्या नहीं बढ़ता ना, खेती करना पड़ता नहीं, पटियाल नेचर में है, ले लेके खा ले फ्री में, कोई टेंशन नहीं रहता, सही बात है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ग्रोथ भी ऐसा नहीं होगा रियलिटी में। इसीलिए एक दूसरा टाइप का अपन पढ़ेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिकल जिसमें है लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्लियर। उसको कल हम सब, कल ही मंडे ट्यूसडे जो भी हो नेक्स्ट क्लास समझेंगे वहाँ पे। और कल आपका जो टेस्ट है उसमें आपका बायोटिक चैप्टर आएगा, ठीक है, जो लास्ट में हमने कवर किया है 11 और 12 नंबर दोनों चैप्टर मिला के, है ना, खासकर 11 नंबर, क्योंकि जो पिछला टेस्ट आपका हुआ था उसमें आना बायोटेक था, लेकिन गलती से क्वेश्चन पेपर दूसरा वाला चला गया था, जो हमारे स्कूल में होना था वो क्वेश्चन वहाँ चला गया था, है ना, जो कोचिंग सेंटर में होना था वो क्वेश्चन पेपर आपके पास चला गया था, तो आपको हार्ड पड़ा होगा, क्योंकि वो इकोलॉजी का क्वेश्चन था, वहाँ इकोलॉजी हो चुका था, ठीक है। तो बायोटेक का इस बार आएगा, फाइन, मैं देख लिया हूँ इस बार, राइट है, टेक्निकल टीम ऊपर से गड़बड़ी किए थे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, देखिए, प्रिपेयर करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए।
लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।